अस्सलाम वालेकुम। टुडे हम पीवी सिस्ट को सिमुलेट करेंगे। हम एक डिज़ाइन बनाएंगे जिस पे हम पीवी सिस्ट की सिमुलेशन परफॉर्म करेंगे। अब पीवी सिस्ट की सिमुलेशन क्यों ज़रूरी होती है? जितने भी बैंक फाइनेंसिंग के केसेस है, जितने भी हम जब भी कोई सोलर सिस्टम लगाते हैं, चाहे वो ग्राउंड माउंट है, चाहे वो शेल रूफ है, इन्वर्टर बीम्स है, पीवी कोरुगेटेड शेड है, या फ्लैट रूफ है, या प्रीकास्ट रूफ है, जिन पे सोलर सिस्टम को हम इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद जो एक आरओआई की टर्म यूज़ की जाती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैंने अपना एक सोलर सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब कितने टाइम बाद ये सोलर सिस्टम ब्रेक इवन पे पहुंचेगा? ब्रेक इवन से मुराद जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की है उतना ही मुझे रिटर्न मिल गया। और उसके बाद आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितनी है? अब इस ब्रेक इवन से अगला पॉइंट ये होता है कि सोलर जो सा है, जो मैंने टोटल पेमेंट प्लान कर दिया और इस पर ब्रेक इवन आ गया, अब आगे मुझे इससे कितना फ़ायदा होने वाला है? मैंने इन्वेस्टमेंट की और इसके बदले में मुझे रिटर्न में जो यूनिट्स है, जो मैंने ग्रिड को एक्सपोर्ट दी हुई थी, वो उसको किस तरीके से, कितने एनुअली प्रोड्यूस होंगे, कितने मंथली प्रोड्यूस होंगे, पर डे कितने यूनिट्स, पर किलोवाट, 1 किलोवाट का सिस्टम एक दिन में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करा, ये सारा पीवी सिस्ट आपको बताएगा। इवन पीवी सिस्ट की रिपोर्ट पे हम जो सा है, वो बैंक फाइनेंसिंग के जितने भी केसेस है वो जस्ट पीवी सिस्ट की रिपोर्ट पे डन होते हैं। हम पीवीसिस की रिपोर्ट को अटैच करते हैं, जितने भी टेंडर्स होते हैं पीवीसिस की रिपोर्ट उस पर जाती है। इसके अलावा हीलियोस्कोप, पीवीसोल प्रीमियम, अदर भी सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन उनका जो डाटा है, उनका जो रिजल्ट्स है, वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है जितना पीवीसिस्ट का है। इवन हम जो पीवीसिस्ट को अभी डील कर रहे हैं, वो पीवीसिस्ट 8 है, जिसमें हम मीडियोनोम 8.2 को यूज़ कर रहे हैं। अभी तक पीवीसिस्ट के अलावा और कोई भी सॉफ्टवेयर मीडियोनोम 8.2 पर डाटा जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन पीवीसिस्ट रिपोर्ट जो सी आपको देगा वो मीडियोनोम 8.2। अब मीडियोनोम क्या चीज़ है, उसको हम डिटेल से देख चुके हैं कि जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, लाइक विंड वेलोसिटी, एवरेज टेम्परेचर, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन, हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज इरेडिएशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जितने भी एनवायरमेंटल पैरामीटर्स होते हैं जो हमारी एनुअल प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो उसको भी काउंटर पार्ट करता है पीवीसिस। तो वो जितना ज़्यादा मीडियोनोम अपडेट होगा, उतना ज़्यादा आपका जो डाटा वो हाईली प्रिसाइज होगा। अब चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर की तरफ। तो हम एक अभी आज की रिपोर्ट में एक छोटा सा हम डिज़ाइन करेंगे, एंड टू एंड लेकर चलेंगे, मतलब कि उसमें क्या ऐसे स्टेप्स हैं उन सबको फॉलो करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मेरा होगा, उस पे हम 3 मेगावाट, 6 मेगावाट, इवन 10 मेगावाट को डिटेल से देखेंगे कि इसमें हमारे पास क्या चैलेंजेस होते हैं। अभी रेजिडेंशियल या सम सॉर्ट ऑफ कमर्शियल पे मेरा वीडियो टारगेट है। जब हम इस चीज़ को डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे तो उसको ओवर द प्रोजेक्ट कैपेसिटी मैप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक लोकेशन चाहिए, कोई भी रैंडम लोकेशन आप पकड़ लें, जहां आपने पीवी सिस्ट को जहां आपने पीवी सिस्ट की से हमने प्रोडक्शन को देखना है, फोरकास्ट करना है कि कितने यूनिट्स जो से हैं वो जनरेट हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज सबसे पहले हमें वो एरिया चाहिए ना जिस पे हमने अपने सिस्टम को इंस्टॉल करना है। लेट्स सपोज ये मेरा एक रैंडम एरिया है, यूईटी साइंस सोसाइटी है, इस पे मुझे सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करना है। या कोई छोटी रूफ पकड़ लेते हैं। अभी जो प्रोजेक्ट, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक रूफ है और इस पे मैंने जो सा है वो अपने सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करता हूँ, तो मेरे पास इस पॉइंट पे एनुअली कितने यूनिट्स आते हैं या मंथली कितने आते हैं, डे वाइज कितने आते हैं, ये सारी चीज़ें भी आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे, एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी पॉइंट पे राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास लोकेशन कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। मैं इस लोकेशन कोऑर्डिनेट पे क्लिक करूंगा, ये कॉपी पेस्ट हो गए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पहला कोऑर्डिनेट है ये लैटिट्यूड है, एंड सेकंड वन इज द लॉन्गिट्यूड। तो ये इस पे एक वीडियो लेक्चर आप लाजमी मेरे चैनल पे देखें। इस पे ना हेमिस्फेयर, टोटल 4 किस्म के हेमिस्फेयर्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। इस वक्त मैं जिस रीजन में बैठा हूँ वो मेरा साउथ ईस्ट रीजन है। अच्छा, वो कैसे है? अब जिस तरह ये मैंने लोकेशन कोऑर्डिनेट्स को कॉपी किया, मैं इसी पॉइंट पे कॉपी पेस्ट करूंगा। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये पहला जो सा ये लॉन्गिट्यूड है जो कि डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में लिखा हुआ है। नीचे भी कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे पैटर्न में लिखा हुआ है। और इस तरह जो दूसरा मेरा लॉन्गिट्यूड है वो भी डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में लिखा हुआ है, ये ईस्ट है। तो इसका मतलब क्या, मैं नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में हूँ, जहाँ मेरा जो सोलर पैनल का फेस है, यानी जो कलेक्टर सरफेस है या पैनल की जो सरफेस है, वो साउथ की तरफ होगी। यानी कि जो मैक्सिमाइज जो प्रोडक्शन देगा वो तभी देगा जब मैं उसका एजीमुथ एट टू साउथ रखूँगा। क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में हूँ, तो मैं मेरा जो सोलर पैनल है वो साउथ फेसिंग है। लेट्स सपोज अगर मैं अभी, तो मैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हूँ, अगर मैं साउथर्न हेमिस्फेयर में बैठा हूँ तो मेरा जो सोलर पैनल है वो टूवर्ड्स नॉर्थ होगा। अच्छा, तो मैंने ये
जो लोकेशन कोऑर्डिनेट से वो कॉपी पेस्ट कर लिए। मेरा जो अभी रूफ थी वो ये थी। अच्छा, चलें लेट्स सपोज वही ले लेते हैं, हमें एक जस्ट एक रूफ पे देखना है। अच्छा, ये मेरा रूफ है, इसके मैंने लोकेशन कोऑर्डिनेट्स को कॉपी कर लिया। अब मैं पीवी सिस्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके तीन ऑप्शंस हैं। मुझे ग्रिड कनेक्टेड पे सिमुलेट करना है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे स्टैंड अलोन पे करना है तो मैं स्टैंड अलोन पे क्लिक कर दूंगा, यानी कि विद बैटरी सिस्टम्स जो बेस्ट होते हैं। ओके सो एक सेकंड, शायद आपको स्क्रीन जो सी है वो पूरी ना नज़र आ रही हो, मैं स्क्रीन को ज़रा वाइट कर लेता हूँ। ओके सो इसमें जो सा है, सबसे पहले हम न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने पे हमारा जो एक नया डिज़ाइन है हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो न्यू फाइल मैंने बना ली। अब सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है। अब हम लोकेशन वाइज चूंकि यूईटी की एक रूफ है उसको हम सिमुलेट कर रहे हैं, तो मैं इस पे बैक क्लिक करूंगा और ये नाम जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। वो जस्ट मैंने प्रोजेक्ट नेम पे लिखना है कि ये उस लोकेशन की है जिस जिस पे सोलर सिस्टम मेरा लग रहा है और मुझे एनुअल प्रोडक्शन जो सी है वो देनी है। ओके, अब इसमें आती है प्रोजेक्ट सेटिंग। प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जाएंगे एल्बिडो। अब एल्बिडो क्या चीज़ है, इस टर्म को आपने समझना है। एल्बिडो बेसिकली ये है कि कितनी अमाउंट में जो एक सोलर पैनल है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, मतलब कि एनर्जी को कैप्चर करता है बैक साइड से। जित अब लेट्स सपोज एक पैनल है, वो कैनेडियन सोलर है CS6W। लेट्स सपोज वो 580 वाट पीक है। तो अब इसमें आखिर में लिखा होगा एजी। एजी मतलब एल्बिडो गेन, यानी कि सोलर पैनल बैक से कितनी जो सनलाइट है उसको कैप्चर करता है, इसको हम कहते हैं एल्बिडो, यानी कि ग्राउंड की रिफ्लेक्टिविटी। तो ये वैल्यूज आ रही हैं। अगर लेट्स सपोज मेरा सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है फ्रेश स्नो पे, तो मेरा जो एल्बिडो है वो 0.82 होगा। अगर मेरा वेट स्नो पे हो रहा है तो मेरा एल्बिडो 0.55 टू 0.75 पे होगा, डिपेंड कि जो मेरी स्नो है वो कितनी डेंस है। इसी तरह अगर कंक्रीट रूफ है, कंक्रीट की जो सी आरसीसी रूफ होती है, प्लेन रूफ होती है, जो लेंटर्ड रूफ होती है, तो अगर इस पे प्लेन रूफ पे हो रहा है, आरसीसी रूफ पे हो रहा है, तो उसका जो एल्बिडो फैक्टर होगा वो 0.25 से 0.35। तो एल्बिडो की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब कि उतनी ज़्यादा अमाउंट में ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक हो रही है पैनल सरफेस पे। अच्छा, अब मेरा जो एल्बिडो है वो 0.25 है, क्योंकि मेरी ये कंक्रीट की रूफ है। तो मैं जो एल्बिडो की वैल्यू है वो 0.25 रखूँगा। तो मैंने इस पे सेट कर दी फॉर ऑल मंथ्स, ये 0.25 ही रही। इसको मैं ओके कर दूंगा। अच्छा, इसमें डिज़ाइन कंडीशंस आ जाती है। इसमें जब हम स्ट्रिंग को डिज़ाइन करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है। देखें, जो स्ट्रिंग का डिज़ाइन होता है वो वीओसी पे डिपेंड कर रहा होता है। वीओसी मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, जो कि आपको पैनल की डाटा शीट पे मेंशन होते हैं। अब विंटर्स में जो वीओसी है वो राइज होता है, तो उस ओवरऑल जो स्ट्रिंग के वोल्टेज हैं वो बढ़ते हैं। तो जब हम स्ट्रिंग को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वीओसी है, उसको भी कंसीडर करते हैं, ताकि हमारी जो स्ट्रिंग डिज़ाइन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो -10 डिग्री सेल्सियस पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कि लोअर टेम्परेचर फॉर एब्सोल्यूट वोल्टेज लिमिट के मिनिमम -10 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर लिमिट रखी है अपने स्ट्रिंग डिज़ाइन में। और विंटर ऑपरेटिंग टेम्परेचर फॉर, और विंटर में हम मैक्सिमम कितना रख रहे हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। वो जीरो भी हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है, 20, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अदर लिमिटेशंस, और उसमें फिर आ जाता है कि जो मेरी मीडियो की फाइल होगी जिसमें हम वेदर पैरामीटर्स को कंसीडर करेंगे, जिसमें ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन है, हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज इरेडिएशन है, एवरेज टेम्परेचर, और इसमें विंड वेलोसिटी आ जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो वो अप टू 10 किलोमीटर तक वैल्यूज को वो सैंपल्स जो से वो कलेक्ट करता है। तो ये जितनी ज़्यादा, अब लेट्स सपोज किसी ऐसे रीजन में मैं सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हूँ, वहाँ मीटियो का अपडेटेड डाटा इतना नहीं है, तो मैं इस किलोमीटर रेडियल डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करूँगा। बट अगेन, ये जितना मिनिमम होगा उतना डाटा जो है वो हाईली प्रिसाइज होगा। इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं, इसको ओके करते हैं, तो हमारी जो एल्बिडो वैल्यू है वो हो चुकी है।
अच्छा, अब आगे चीज़ आ जाती है इस पे। मैं अगर माउस को होवर करता हूँ ना तो लिखा रहा है वेदर डेटाबेस। तो वेदर डेटाबेस पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा, इसमें एक जो विंडो पॉपअप हुई है, इसमें जियोग्राफिकल साइट्स पे मैं क्लिक करूंगा और ये मेरे पास कुछ लोकेशंस आ गई हैं। अब चूंकि मेरी साइट न्यू है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और इधर लोकेलिटी पे जाके, जो इंटरेक्टिव इनका मैप है, लोकेलिटी पे जाके मैं अपने जो लोकेशन कोऑर्डिनेट्स हैं इधर पेस्ट कर दूंगा और सिंपल इस पे क्लिक कर दूंगा। ये रोड मैप है इसका, ये एरियल मैप है। तो ये मेरा जो यूईटी का एरिया है, ये वो आ गया, इसकी लोकेशन आ गई। ये देखें आप, कितना हाईली रेजोल्यूट ये है। और एक्सेप्ट सिलेक्टेड पॉइंट पे क्लियर करने से पहले ये देखें, लोकेलिटी रहमान कॉलोनी आ गया। ओके, लैटिट्यूड सबसे पहले लैटिट्यूड आया, सेकंड वन इसका लॉन्गिट्यूड। आल्टीट्यूड मतलब कि मैं 211 मीटर से, जो मेरा सेटेलाइट व्यू है 211 मीटर पे ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है, मतलब कि इसको कैप्चर कर रहा है। टाइम जोन, जिस रीजन में मैं रहता हूँ उसका जो यूटीसी है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, वो +5 है। और जो मेरे ब्रदर्स दूसरे रीजन से है, उनका यूटीसी उसके अकॉर्डिंग है। लेट्स सपोज इंडिया का है तो वो 5:30 है। तो ये उसके जो टाइम जोन्स हैं, इस पे मैं जस्ट क्लिक करूँगा तो ये देखें। तो अब चूंकि ये नया पीवी सिस्ट पे इस वक्त मैं न्यू रिलीज पे वर्किंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास मीडियनोम 8.2 आया, मतलब ज़्यादा प्रिसाइज डाटा जो है वो ये गेट करेगा। तो मीडियनोम 8.2। तो अब ये देखें वही लैटिट्यूड आ गए हैं, ये डिग्रीज मिनट्स और सेकंड्स में भी लिखा हुआ है। अगर चूंकि मैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हूँ, जहाँ मेरे सोलर पैनल की जो फेसिंग है वो टुवर्ड्स साउथ है, तो इधर जो मेरा लैटिट्यूड होगा वो होगा पॉजिटिव। और अगर मैं साउदर्न हेमिस्फेयर में बैठा हूँ तो मेरा लैटिट्यूड होगा नेगेटिव। मीन्स के जो मेरा सोलर पैनल है वो मैक्सिमम इरेडियंस एक्सेप्ट करेगा जब वो ट्रू नॉर्थ की तरफ होगा। अच्छा, इसी तरह लॉन्गिट्यूड अगर मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब ईस्ट रीजन है। अगर मेरा नेगेटिव है, इट मीन्स कि ये वेस्ट ऑफ ग्रीनविच है। आल्टीट्यूड 211 मीटर्स अबव सी लेवल ऑब्वियस। और टाइम जोन मेरा 5 है। इस डाटा को मैंने इंपोर्ट कर लेना है। इस डाटा को मैं इंपोर्ट करूंगा। तो ये कुछ टाइम ले रहा है और ये डाटा जो है वो लोड हो जाएगा। ये देख, ये वही पैरामीटर्स है जो हमने डिटेल में स्टडी किए हुए हैं। अच्छा, ये साइट नेम जो सा, मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, ये ज़रा ज़्यादा एलेबरेटेड है। तो आपका जो साइट होगा, मतलब जो भी आपकी बिल्डिंग है, जो भी आपकी, वो आप एग्जैक्ट उसी का नाम लिख दें, ना कि एक जनरल नेम जो आ रहा है वो, चीज़ें ज़्यादा मोर क्लियर करने के लिए। ओके, सो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर डाटा इंपोर्ट्स है, लाइक मीडियनोम 8.2 जो मैक्सिमम यूज़ होता है, नासा एसएसई है, पीवीजीआईएस, टीएमवाई है, एनआरईएल है, सोलकास्ट है, सोलर एनीवेयर है। ओके, सो इसको मैंने इंपोर्ट किया तो अब देखें ये मंथली वेदर डाटा आ जाएगा। मंथली वेदर डाटा में वो सारे पैरामीटर्स है जो मैंने एक वीडियो लेक्चर पीवी सिस्ट की बनाई, उसमें डिटेल से एक एक पैरामीटर को लेके स्टडी किया हुआ है। ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन, हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज इरेडिएशन, टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, मंथली वाइज ये सारा ब्रेकडाउन है। और लिंकी टर्बिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये सारी चीज़ें। और ग्लोबल जीएचआई की जो ईयर टू ईयर वेरिएबिलिटी है, वेरिएंस है, 4.6% है। तो ये मंथली भी आप देख सकते हैं वैल्यूज, पर डे भी देख सकते हैं कितनी इरेडिएशन पड़ रही है। सो इरेडिएशन, आप फेमिलियर है कि इरेडिएशन होती है कि अगर एक एरिया है उसकी 1 मीटर लेंथ है और 1 मीटर विड्थ है, तो उसका एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर। अब उस 1 मीटर स्क्वायर में जितनी अमाउंट में एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है सोलर की तरफ से आने वाली, एक 1 मीटर स्क्वायर में जितनी एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है, उसको हम कहते हैं इरेडिएशन। मतलब कि जो सोलर पैनल है उसका 1 मीटर स्क्वायर में जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्रोजेक्ट हो रही है,
मंथली भी हो सकती है, डे वाइज भी हो सकती है। उसको हम कहते हैं ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन। इसी तरह बाकी जो पैरामीटर्स है वो मैंने डिटेल से स्टडी हुए हैं। अभी इस वीडियो का सोल पर्पस सिमुलेट करना है, तो हम उसको आगे चलते हैं। तो ये वीडियो आप लाजमी देखें, इसमें ये सारे पैरामीटर्स मैंने डिटेल से बताए हुए हैं। इसको ओके कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। यस, ये देखिए अब हमारे डेटाबेस में ये आ गई है कि ये हमारे पास जो लोकेशन है जिस पे हमने देखना है पीवी सिस पे, मतलब कि कितने यूनिट्स एनुअली, मंथली और डे वाइज मिल रहे हैं। तो ये डेटाबेस में लोकेशन भी आ गई है। बैक टू प्रोजेक्ट एरिया। ओके, सबसे पहले हम करते हैं इसको सेव। ये हमने सेव कर लिया। अब सबसे पहले हमें ओरिएंटेशन चाहिए। ओरिएंटेशन मतलब कि टिल्ट और एजीमत क्या है, पैनल का टिल्ट क्या होना चाहिए, पैनल का एजीमत क्या होना चाहिए। तो इसका अभी हम वेरिएंट 1 पे काम करें। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरा 15 डिग्री टिल्ट है और एजीमत जो साउथ है, तो इसका एक वेरिएंट है। अगर लेट्स सपोज क्लाइंट कहता है मुझे 10 डिग्रीज पे क्या प्रोडक्शन मिल रही है, अगर मैं अपना टिल्ट 10 डिग्री सेट करता हूँ तो फिर उसका मैं सेकंड वेरिएंट बनाऊंगा। अगर एजीमत जो सा बिल्डिंग एजीमत करना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि बिल्डिंग आपकी ट्रू साउथ नहीं है, तो आपको बिल्डिंग अजीमत चलना पड़ता है, ताकि आपने प्रोडक्शन पैनल्स को ज़्यादा लगाना है। अच्छा, ये यहाँ भी चीज़ आती है कि कभी हमने देखना ये कि हमारी प्रोजेक्ट कैपेसिटी कितनी मीट हो रही है। लेट्स सपोज अगर मैं बिल्डिंग अजीमत में लगा के ज़्यादा प्रोडक्शन को कैप्चर कर रहा हूँ, तो मैं ट्रू साउथ पे नहीं जाऊँगा। उसकी वजह हो सकता है ट्रू साउथ पे अगर मैं 1 किलोवाट अचीव कर रहा हूँ, तो मैं अगर बिल्डिंग अजीमत लगाता हूँ तो 1.3 किलोवाट करता हूँ। और अगर ट्रू साउथ पे प्रोडक्शन ज़्यादा मिलती है और बिल्डिंग अजीमत करने से कम होगी, लेकिन मेरी जो पैनल्स, मैं उस एरिया को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करूँगा, मेरी जो जीसीआर जो उसकी ग्राउंड कवरेज रेशियो ज़्यादा होगी, तो वो उस पे अगर मुझे 100 यूनिट्स मिल रहे हैं ट्रू साउथ पे और मेरे पैनल्स ज़्यादा लगाने से, अगर ट्रू साउथ से कम पे कम मिल रहे हैं लेकिन पैनल ज़्यादा होंगे, तो जो मेरे उस पे ट्रू साउथ पे मिल रहे होंगे उससे ज़्यादा ही मुझे प्रोडक्शन मिलेगी। तो ये चीज़ आपने क्लाइंट को बतानी थी कि सर लेट्स सपोज अगर मैंने 10 पैनल लगाए हैं ट्रू साउथ और मेरे यूनिट्स बन रहे हैं, लेट्स सपोज 50 बन रहे हैं। 10 पैनल लगाए हैं ट्रू साउथ और मेरे यूनिट्स बन रहे हैं 50। तो अगर मैं 10 पैनल लगाऊंगा बिल्डिंग एजीमत लेट्स सपोज 35 डिग्री एजीमत आउट है, तो मेरे यूनिट्स बन रहे होंगे 40। लेकिन अगर मैं उस एरिया, अगर मुझे बिल्डिंग अजीमत लगाने से मैं 10 पैनल की बजाय अगर 15 पैनल, लेट्स सपोज 18 पैनल ज़्यादा लगने, तो मेरे हो सकते हैं 55 तक चले जाए, जगह ट्रू अजीमत में 50 थे। तो इसका मतलब मेरे, मैं उस एरिया को भी एफिशिएंटली यूज़ कर रहा हूँ और मेरे एट द एंड ऑफ द डे यूनिट्स भी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं और यूटिलाइज हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने टेक्निकली हैंडल करना होता है कि आप ट्रू अजीमत पे लगा रहे हैं, ठीक है, आप अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करें। लेकिन अगर हम बिल्डिंग अजीमत लगाते हैं तो हम ज़्यादा प्रोजेक्ट कैपेसिटी लगा के जो ट्रू साउथ पे थी उससे ज़्यादा बीट कर रहे हैं। हमारा पर्पस मतलब डिपेंड करता है। तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि मैक्सिमम उस एरिया को यूज़ करें। अच्छा, अब ओरिएंटेशन पे आते हैं। तो ये असल में जो चीज़ें होती हैं ना, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। अब मैंने फ्लैट रूफ है मेरा, आरसीसी रूफ जिसको प्लेन रूफ कहते हैं, तो उस पर नॉर्मली मैं 15 डिग्रीज टिल्ट रखता हूँ, 5 डिग्रीज भी रख सकता हूँ। लेट्स सपोज मेरा एलिवेटेड शेड है, कस्टमाइज स्ट्रक्चर है, मैं 5 डिग्रीज रख रहा हूँ। और अगर मेरा एक शेयर लेग स्ट्रक्चर है P1, तो उस पर मैं 10 डिग्रीज भी रख सकता हूँ, 15 डिग्रीज भी रख सकता हूँ, 25 डिग्रीज ऑप्टिमल एंगल सेट कर सकता हूँ। तो लेट्स सपोज मेरा 15 डिग्री टिल्ट है और 15 डिग्री टिल्ट है। इसी तरह जो एल्बिडो है वो मेरा 0.25 है। तो आप इधर मैक्सिमम डिटेल लिख सकते हो। एल्बिडो मेरा 0.25, एक सेकंड में देख लूँ। इस पे प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके एल्बिडो मेरा था 0.25, ठीक है, ये 0.25 सारा सेट है। तो मेरा जो एल्बिडो है वो 0.25 है। इसी तरह आप जो इसकी एजीमत है वो भी मैं देख लेता हूँ कि, अब ये देखें, ये एजीमत जोन से है वो टुवर्ड्स साउथ ईस्ट है। तो कितना एजीमत आउट है वो भी हम देख सकते हैं। वो किस तरह देख सकते हैं कि जो हम जहां हम पैनल लगा रहे थे, ये वाली हमारी रूफ थी, ठीक है। तो राइट क्लिक करूंगा और गूगल अर्थ पे जाके मैं
इन कोऑर्डिनेट्स को पुट अप कर दूंगा। अब मुझे देखना ये कि मेरी जो फील्ड है वो कितना एजिमथ आउट है। तो देखिए ये है मेरा 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज अराउंड ये लाइन बनती है। तो ये है टूवर्ड्स साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हेमिस्फेयर में मैं। और मेरी जो बिल्डिंग अजीमत है वो साउथ ईस्ट की तरफ है, मतलब कि साउथ से ईस्ट की तरफ कितने डिग्रीज आउट है, 173.33, 173.33 आउट है फ्रॉम ट्रू साउथ, जो कि बनता है 180 माइनस 6.67 डिग्रीज, वो ट्रू साउथ से आउट है टूवर्ड्स ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट 6.67। तो मैं ओरिएंटेशन अब जब टैब में जाऊंगा तो मैं उधर लिखूंगा कि ये 6.67 आउट है। ये देख, तो मेरा प्लेन टिल्ट है 15 डिग्रीज है, और जो मेरा एजीमथ है वो है ट्रू साउथ। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप देखें, ये मेरा जो पैनल है ना, ये ट्रू साउथ है। इसका ये पॉइंट ये शो कर रहा है कि असल में जो ग्राउंड लेवल से टिल्ट है वो 15 डिग्रीज है। मतलब कि अगर मेरे सामने साउथ है, मेरा पैनल हेडिंग टूवर्ड साउथ है, तो वो टिल्ट उसका ग्राउंड लेवल से कितना टिल्ट पे है, 15 डिग्रीज टिल्टेड है फ्रॉम ग्राउंड लेवल। तो ये वो पॉइंट जो रेड कलर का स्पॉट शो रहा है, ये इसकी टॉप पॉइंट है। और इसमें ये 15 डिग्री टिल्ट हो गया, और ये इस वक्त ट्रू साउथ है। अच्छा, अब पीवी सिस्टम में क्या होता है कि हम जब कहते हैं ना 180 डिग्रीज ट्रू साउथ, तो हम जो सा एशियन रीजन से मैं बात कर रहा हूँ, तो साउथ ईस्ट रीजन में मैं रहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि जी मेरा ट्रू साउथ है, जो जिनका जिनका पैनल मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। अब मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता हूँ, तो मेरा जो सोलर पैनल है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन देगा अगर वो ट्रू साउथ है। अब ट्रू साउथ को मैं कहता हूँ 180 डिग्रीज। पीवी सिस्टम में अगर हम बात करते हैं ना, तो पीवी सिस्टम में ट्रू साउथ नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर के मुताबिक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हूँ, पाकिस्तान में हूँ, नॉर्थ ईस्ट रीजन में लाइक कर रहा हूँ, तो मेरा जो सोलर पैनल है वो 180 डिग्रीज ट्रू साउथ है। लेकिन जो पीवी सिस्टम है वो नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये कंसीडर कर रहा है कि मेरा पैनल ट्रू ट्रू नॉर्थ है। तो इधर अब हमने क्या करना है, चूंकि अब हम तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, आपने सिंपल क्या करना है, 180, 180 माइनस, मतलब ये जो एंगल है जो भी हमने नोट किया था गूगल अर्थ से, ये कितना है, 173। इसको हम माइनस करते हैं 180 से, तो -6.67, -6.67। अब जब मैं इधर लिखता हूँ तो आप देखें ये साउथ ईस्ट की तरफ है। ये चीज़ क्लियर आपको हो गई होगी कि ये साउथ से आउट है 6.67 डिग्रीज, और माइनस शो कर रहा है कि ये ईस्ट की तरफ है। अगर यही मैं पॉजिटिव की तरफ करूँ तो इतना 6.67 कर रहा होगा, ये वेस्ट की तरफ मूव करेगा। ये देखें, ये हो गया एजीमथ जीरो, मीन्स के ये ट्रू नॉर्थ है। जो कि मैं अगर साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से देखूं तो ये ट्रू साउथ है। तो अगर मैं 6.67 करता हूँ तो ये साउथ से 6.67 डिग्रीज आउट है वेस्ट की तरफ। तो ये साउथ वेस्ट रीजन में है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब चूंकि मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हूँ, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में -6.67 पे हूँ, इसका मतलब ये साउथ ईस्ट रीजन में है। ठीक है, ये चीज़ एक मिस मतलब यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक गलती हो जाती है कि समझ नहीं आ रही थी कि साइन कन्वेंशन को कैसे लेके चला जाए। साइन कन्वेंशन को आप देख रहे हैं कि जिस पॉइंट पे आप पीवी सिस्ट बना रहे हैं, आपका वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है या साउदर्न हेमिस्फेयर है। एक चीज़, अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बैठे हैं तो
आपका जो पैनल है वो साउथ से, क्योंकि साउथ पे उसने मैक्सिमम प्रोडक्शन प्रोवाइड करनी है, तो वो साउथ से ईस्ट की तरफ है या साउथ से वेस्ट? साउथ से तो आउट है, तो जिस बिल्डिंग पे आप इंस्टॉल कर रहे हो, अब वो बिल्डिंग इस वक्त, वो बिल्डिंग ईस्ट की तरफ है। ओके, सो होप्स आपको ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गई होगी। और इसमें अभी तक यही दो टर्म है जो मैंने आपको मेनली बतानी थी। अच्छा, अब इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। ये साथ नेम भी आ रहा है, इसको आप ऑन स्पॉट जो है वो आपको सारा डाटा आ रहा है कि ये फिक्स टिल्ट प्लेन है। फिक्स टिल्ट प्लेन मतलब कि आपका पैनल जो है मूवेबल नहीं, ये हम ट्रैकर पे नहीं डील कर रहे। एक फिक्स प्लेन है, फिक्स स्ट्रक्चर है, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन है। अब वो जीआई का भी हो सकता है, वो एच डी जी आई भी हो सकता है, वो एल्यूमिनियम भी हो सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर प्रोफाइल। वो एम एस पेंटेड भी हो सकता है। ओके, तो ये हमारी ओरिएंटेशन होगी। इसको साथ साथ आप सेव भी करते हैं। अब आ जाएं जी सिस्टम पे। अब सिस्टम पे हमें कितनी प्रोजेक्ट कैपेसिटी चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज मैं सोलर पैनल यूज़ करता हूँ, कैनेडियन सोलर। और कैनेडियन सोलर में मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास 580 वाट या 585, जो भी पैनल आ जाए, मैं 580 वाट को लेके चलता हूँ। बाईफिशियल मॉड्यूल है ये। आप कोई भी मतलब, इट डिपेंड्स कि आपके पास स्टॉक में कौन सा अवेलेबल है, आपके क्लाइंट से क्या कमिटमेंट है, क्लाइंट कौन सा चाह रहा है। अब मैं जिस पे बना रहा हूँ वो 585 पे बना रहा हूँ। अब 585 में इस वक्त जो लेटेस्ट है, CS7L 585 MB AG 1500 वाट्स, ये पूरा एक प्रोडक्ट मॉडल लिखा हुआ है। इसमें एजी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एल्बिडो गेन, कि इसमें ये बाईफिशियल मॉड्यूल है, इसलिए एजी लिखा हुआ है, एल्बिडो गेन। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ओके, सो उसके बाद मैं इधर से देखता हूँ। अब मुझे इन्वर्टर कौन सा चाहिए। अब इन्वर्टर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी क्या प्रेफरेंस है। मैं हुआवे यूज़ कर रहा हूँ। आप सनग्रो भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रोनियस भी कर सकते हैं, ग्रोवॉट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे हुआवे, मैं 30 किलोवाट जो सा वो चूज़ कर लेता हूँ। तो डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट कैपेसिटी, ये 10 किलोवाट का सिस्टम है और 20 किलोवाट का है, 30 किलोवाट का है। तो इसकी आपने सबसे पहले स्केचअप या ऑटो कैड पे आप सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे, उसका फिजिबिलिटी एनालिसिस करेंगे कि इस पे आपको एलिवेटेड स्ट्रक्चर चाहिए या इस पे नॉर्मल या स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर चाहिए। मतलब L2 फिक्स फ्रेम चाहिए, L3 फिक्स फ्रेम चाहिए, या P1 फिक्स फ्रेम चाहिए, या फिर एलिवेटेड शेड चाहिए, जिसको हम कस्टमाइज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो लेट्स सपोज मैं एक डिज़ाइन बनाता हूँ और वो 30 किलोवाट का सिस्टम जो सा है वो चाहिए, तो फिर मैं उसके लिए इन्वर्टर यूज़ करूँगा। इन्वर्टर मैं 30 किलोवाट का कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ इसमें आप पता होगी आपको कि इन्वर्टर अगर लेट्स सपोज 30 किलोवाट का है, तो मैं इसको 20% तक ओवरलोड कर सकता हूँ। मीन्स के 1.2 20% तक ओवरलोड करता हूँ, तो ये 36 किलोवाट की पीवी इंस्टॉल की जा सकती है इसमें, ठीक है। तो ये डीसी बाई एसी रेशो होती है, जिसको हम पी नॉम कहते हैं। पी नॉम, NOM, नॉमिनल पावर कह लो, या लोड रेशो, इसको हीलियोस्कोप में हम लोड रेशो कहते हैं। पीवी सोल में हम इसको इन्वर्टर साइजिंग फैक्टर कहते हैं। पीवी सिस्टम में इसको पी नॉम कहते हैं। और एनालिटिकली इसको हम कहते हैं डीसी बाई एसी रेशो। तो अगर मेरे पास सपोज 50 किलोवाट का सिस्टम है, या मेरे पास लेट्स सपोज मेरे पास 115 किलोवाट का इन्वर्टर पड़ा हुआ है, जो हुआवे सन 2115 KTL M2 का इन्वर्टर पड़ा है, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि या इस पे मैक्सिमम कितनी पीवी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैं इसको 20%, 1.20 मीन्स के 20% तक देखता हूँ। तो मैं 138 तक इजीली, ये मैन्युफैक्चरर पॉलिसी हमें अलाउ करती है कि आप इन्वर्टर को 22, मैक्सिमम 22 और हर 23 तक उस पर लोड, इलेक्ट्रिकल लोड अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसको हम 1 पे भी चला सकते हैं कि जितनी आपकी पीवी उतनी आपकी एसी, लेकिन हम इसको मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। तो अब मेरे पास 30 किलोवाट का इन्वर्टर है, मैं इसको 20% लोड करूँगा।
30 किलोवाट इंटू 1.2, इसको मैं 36 किलोवाट की पीवी इसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो 36 किलोवाट मतलब कि अगर मैं 580 का 36 किलोवाट, अगर मैं 580 का पैनल यूज़ करता हूँ तो मेरे पास 62 पैनल्स हों 580 के। अभी मैं 585 यूज़ कर रहा हूँ, तो ओके, सो 36 डिवाइडेड बाय 585। तो अगर मैं 62 पैनल्स यूज़ करूँ 585 के, तो ये मेरे पास 36.27 किलोवाट की पीवी कर सकता हूँ। तो मैं इस तरह करता हूँ कि 62 पैनल्स, अब 62 मेरे पास पैनल्स है, इसको मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो ये 31 बनता है। 62 डिवाइडेड बाई 3, तो ये बनता है 20। अच्छा, अब मुझे इसकी ना स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, अब स्ट्रिंग बनाने के लिए इसकी जो इन्वर्टर की, इधर लिखा हुआ है इन्वर्टर की 2 MPPTs है। इन्वर्टर की टोटल 2 MPPTs है। और इसकी डाटा शीट के मुताबिक मैं इसकी डाटा शीट देखूंगा कि इन्वर्टर की अगर 2 MPPTs है तो मैं कितनी डीसी इनपुट्स इसमें यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए आप इसी पे ओपन करेंगे तो ये आपको डिटेल आ जाएगी कि इसकी 2 MPPTs है, मीन्स के मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर इनपुट्स। और नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इनपुट, टोटल मेरे पास स्ट्रिंग्स कितनी है, 2 है। तो मैं 2 इसकी MPPTs यूज़ कर सकता हूँ। अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मैं इन्वर्टर यूज़ कर रहा हूँ 30 किलोवाट का। देखिए, अब इस चीज़ को देखें, इसकी 4 MPPTs है। इसका मतलब कि 4 इंडिपेंडेंट MPPTs का मतलब है कि आप इसकी जो MPPT है उसकी कितनी डीसी इनपुट्स हैं, एडिशनल पैरामीटर्स में जाएंगे, ADC इनपुट्स हैं, मीन्स के पर MPPT आपके पास 2 DC इनपुट्स हैं। इट मीन्स कि आपने अगर एक MPPT पे 18 पैनल्स की एक स्ट्रिंग बनाई है तो दूसरे पे भी उसकी जो उसी MPPT की जो सेकंड डीसी इनपुट होगी उस पे भी आप 18 पैनल्स की ही स्ट्रिंग कनेक्ट करेंगे। अदरवाइज इस पे मॉड्यूल मिस मैचिंग लॉसेस शुरू हो जाते हैं कि इन्वर्टर जो लोएस्ट वाली वैल्यू होती है उस पे फिर उस MPPT को शिफ्ट करता है। मतलब एक 18 पैनल्स की एक स्ट्रिंग है, एक 16 पैनल्स की एक स्ट्रिंग है सेम MPPT पे, तो इन्वर्टर जो डील करेगा वो 16 पैनल्स जो स्ट्रिंग साइज है उसके मुताबिक 18 18 को भी डील करेगा, मतलब कि लोएस्ट वैल्यू को वो पिक कर लेगा। तो इसलिए आपने जब भी MPPT पे जो स्ट्रिंग साइज डिपेंड्स के नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ VOC क्या है, जो स्ट्रिंग कनेक्ट करेंगे तो उस वही चीज़ दूसरी डीसी इनपुट पे भी कनेक्ट करेंगे लास्ट में, क्योंकि आपने अपने जब भी सिस्टम को डिज़ाइन करना है तो वो एफिशिएंट डिज़ाइन होना चाहिए और एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हमने जिस MPPT पे अगर 18 पैनल्स की लेट्स सपोज या 17 पैनल्स की स्ट्रिंग MPPT पे की एक इनपुट पे अटैच की है तो उसकी अगर सेकंड वन इनपुट है तो उस पे भी सेम साइज की हम स्ट्रिंग को अटैच करेंगे। ओके, सो इसमें अब हमारे पास इधर हम लिखते हैं 30, हमारा जो सिस्टम था 30 किलोवाट को हम 20% ओवरलोड कर रहे हैं, या 61 पैनल से 585 के 580 36,000 डिवाइडेड बाई 585, 60 मतलब 62 पैनल्स अगर मैं यूज़ करता हूँ 585 के तो 36.27 किलोवाट की जो सी मेरे पास पीक आनी चाहिए। तो अब देखें इसमें क्या हम करेंगे कि इसने जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कनेक्ट की है ना वो की है 3। अब ये चीज़ मैंने आपको एक एक चीज़ समझानी है कि जो इस पे ये साइड पे जो आ रही थी ना अलर्ट्स उसको हम कैसे डील करते हैं। अब एक तो सिंपल तरीका ये है कि मैं सिंपल है, मुझे पता है कैलकुलेटेड है कि इतने साइज की स्ट्रिंग ऐड करो सिमुलेट करो, लेकिन जो साथ साथ चैलेंजेस है असल में हमने उन चैलेंजेस से डील करना है, ना कि जस्ट टू द पॉइंट हमने रिपोर्ट को सिमुलेट किया एंड दैट्स इट। अब देखें इस पे 3 स्ट्रिंग्स है और एक स्ट्रिंग कितने की है, 21 पैनल्स की। तो अब मुझे स्ट्रिंग जो सी है मैं पहले एक सेलेक्ट करता हूँ और इस पे इसको कम करूँगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मुझे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ VOC को भी देखना है। एक MPPT देखिए,
अगर मैं 20 को करता हूँ ना, तो ये बता रहा है कि इन्वर्टर इज स्लाइटली अंडर साइज्ड है। कि आप, इसका मतलब ये है कि इस पे जो ओवरलोड लॉस है वो कितना आ रहा है, 0.8% ओवरलोड लॉस आ रहा है। और पीनोम रेशियो 56%, मतलब आपने इसको 20 पैनल्स पे 56% किया हुआ है। और अगर आप इसको मज़ीद करते तो आपके जो लोड लॉसेस हैं वो उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो 1.5%। और इस पे आपने पी नॉम, मतलब कि उस पे कितनी डीसी लोड ज़्यादा कर दी, 64%, जो कि अलार्मिंग है। आपकी एमपीपीटी डैमेज हो सकती है। तो आपने 19 पैनल्स पे देखा कि इसमें कोई भी हमें वार्निंग या जो सा क्वेश्चन नहीं दी, तो हम इस पे प्रोसीड कर सकते हैं। इवन हम 18 पैनल्स की भी बना सकते हैं। अच्छा, अब टोटल हमारे पास कितने पैनल्स रह गए हैं? 36.3 किलो वाट का सिस्टम है, और टोटल मैंने 18 पैनल्स बनाए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ग्लोबल समरी आ रही है। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स 18, मॉड्यूल एरिया कितना चाहिए, 51 मीटर स्क्वायर चाहिए। नंबर ऑफ इन्वर्टर्स एक से भी कम है, कि मैं उसका 30% तक यूज़ कर रहा हूँ एक इन्वर्टर का। अब मैं इस पे दो स्ट्रिंग्स डालता हूँ 18 18 की। तो इसका मतलब इन्वर्टर पावर स्ट्रांगली अंडरसाइज्ड, कि आप जो इन्वर्टर पे इतना ज़्यादा लोड डाल रहे हो कि इन्वर्टर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इन्वर्टर तो हम 30 किलो वाट का यूज़ करेंगे, असल में वो बता रहा है कि आपके लोड लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए। तो मैं इस पे नंबर ऑफ एम्प्टीज दो कर दूंगा। तो अब ये देखें, ये जो इधर वार्निंग आ रही थी कि आप अपने इन्वर्टर को ओवर साइज करें, मतलब 30 किलो वाट आपका अंडर साइज चला गया, आप इसको ज़्यादा का करें। हमने तो 30 किलो वाट ही इन्वर्टर यूज़ करना है, लेकिन हमने स्ट्रिंग्स को इस वे से डिज़ाइन करना है कि इन्वर्टर जो सा है वो अंडर साइज ना हो जाए। अब नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने हो गए, 36। अब मैं अगर तीन स्ट्रिंग्स करता हूँ, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, 55। अब ये देखें, टोटल 54। अब उसमें मेरे कितने थे, 62 पैनल्स है। अब 62 माइनस 36, तो मेरे पास कितने हो गए, 26 पैनल। अब 62 माइनस 36, अगर मैं 34 करता हूँ डिवाइडेड बाई 2, और 62 माइनस 15 माइनस, तो मैं टोटल, दो मेरी स्ट्रिंग्स होंगी 15 की, और दो मेरी स्ट्रिंग्स होंगी 16 की। तो तब ये 62 बनेंगे। अब दो मेरी, अगर मैं दो जो सी है मेरी 15 पैनल्स की दो स्ट्रिंग्स है, ठीक है, और दो मेरी जो सी 16 की। अब देखें, अब मुझे मेरा स्ट्रिंग साइज चेंज हो गया, अब मेरी 16 है, तो मैं इधर 16 करूंगा तो वो इधर भी अपडेट हो जाएगा। तो मैंने उसके लिए एक सब रे बनानी है, एक और मैं सब रे बनाऊंगा, और वहां जाके आपने तरह आप करें कि, देखें, अब मैंने जब सब रे 2 किया ना, सॉरी मेरा इंटरनेट स्लो हो रहा है। अब सब रे 2 पे किया है, तो ये दोबारा से हमें सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो आप क्या करेंगे, इसको डेल करें, और इसी को ही ना, ये देखें, इसको कॉपी कर लें, तो वो आपको ना तो नए सिरे से पैनल को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ना ही इन्वर्टर को करवाना पड़ेगा। अच्छा, अब इधर हमारी 16 की दो स्ट्रिंग्स हो गई हैं। तो ये देखें, 62 मेरे पास पैनल्स आ गए हैं, मेरे पास 170 मीटर स्क्वायर एरिया मुझे चाहिए, मॉड्यूल एरिया। और नंबर ऑफ इन्वर्टर्स कितने हैं, एक। एक मेरा इन्वर्टर है, एन एफ नॉमिनल पावर 36.3, मीन्स के 62 पैनल्स के लिए 580 वाट, तो ये 36.27 मीन्स के 36.3 किलो वाट का सिस्टम मुझे चाहिए। और इसकी नॉमिनल रेशियो 1.21 या 1.209, मीन्स के 21% तक मैंने अपने इन्वर्टर को डीसी लोडेड किया है इनपुट साइड पे। अच्छा, अगर हम ये यूज़ करते हैं ना पीनोम शेयरिंग, तो इसका मतलब मैं एज अ इन्वर्टर उसको डील कर रहा हूँ। और अगर मुझे इंडिपेंडेंटली इनपुट्स पे वर्किंग करनी है, तो मैं फिर इस पे चेक मार्क करूँगा। मीन्स कि अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो एज अ नंबर ऑफ इन्वर्टर्स
पीवी सिस्ट मुझसे डिमांड करेगा कि आपको कितने इन्वर्टर्स चाहिए। एक इन्वर्टर चाहिए, ठीक है, आप इस पे वर्किंग, अब इधर देखेंगे ये लिखा आ रहा है पावर शेयरिंग विद इन दिस इन्वर्टर, लेकिन मुझे एमपीपीटीज पे अगर करना है तो मैं एमपीपीटीज पे चेक मार्क कर लूंगा। ये दोनों बिल्कुल ठीक है, दोनों डिपेंड करते हैं एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, मतलब आपके डिज़ाइन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फॉर द टाइम बिंग मैं इंडिपेंडेंट एमपीपीटी इनपुट्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो स्ट्रिंग्स हैं वो डिफरेंट है। लेकिन मैं पी नॉर्म शेयरिंग भी कर सकता हूँ। अगर लेट्स मेरे पास एक इन्वर्टर है तो मैं इधर, अगर मेरी सारी स्ट्रिंग्स वही हैं तो मैं लिख सकता हूँ मेरे पास फोर जो सी है वो 16 की है, ठीक है। लेकिन अगर अब मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं वो 15 की हैं, दो स्ट्रिंग्स जो सी हैं वो मेरे पास डिफरेंट हो गई है, तो अब डिफरेंट के केस में मैं फिर मल्टी एमपीपीटी फीचर जो कि ऑल पीवीसिस्ट वर्जन्स में आ रहा होता है, तो इसमें मैं इंडिपेंडेंट एमपीपीटी इनपुट्स करूँगा। ओके, सो ये मेरा सिस्टम का डिज़ाइन रेडी है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ हम बाईफिशियल जोन सा है उसको भी ऑन करेंगे, ठीक है। चूंकि हमारे पास बाईफिशियल मॉड्यूल है, बाईफिशियल पे क्लिक करेंगे और यूज़ अनलिमिटेड शेड्स 2D मॉडल, इस पे चेक मार्क कर देंगे। तो ये देखिए मेरा बाईफिशियलिटी ऑन हो गई है। अब ये 15 डिग्री टिल्ट है, प्लेन अजीमत वो भी आपको मेंशन है, पिच वो आप देख लें, इंटररोस के मेरे पास जो पैनल है उसका टिल्ट 15 डिग्री है, और उस पे इंटररोस स्पेसिंग कितनी बनती है। तो जब आपके पास इंटररोस स्पेसिंग भी है और पैनल का टिल्ट आपको पता है, वहाँ से आप प्रोजेक्शन निकाल लेंगे तो आपको पिच भी पता लग जाएगी। शेड टोटल विड्थ, अब आप जो पैनल यूज़ कर रहे हैं वो, इस वक्त जो मैं पैनल यूज़ कर रहा हूँ वो 2278 उसकी हाइट है, और जो विड्थ है या लेंथ कह लें, जो विड्थ है वो 1134 है। तो अब चूंकि ये मेरा P1 का स्ट्रक्चर अभी मैं लगा रहा हूँ, तो P1 के स्ट्रक्चर के केस में जो शेड की टोटल विड्थ होगी, यानी कि जो कलेक्टर सरफेस होगी वो 2.278 mm या 2278 mm होगी। बल्कि इसको आप 3 मीटर ही रहने दें। उसकी वजह यह है कि जब मैं अगली वीडियो लेक्चर में अनलिमिटेड शेड्स पे डिस्कस करेंगे ना, फिर आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी आप इन पैरामीटर्स को ऐसे ही रहने दें जैसे ये है। इस पॉइंट पे ये शो कर रहे हैं कि जो पैनल की इंटरनल स्पेसिंग इतनी क्लियर है कि उस पे 9 से 3 बजे के तक जो हमारी सोलर विंडो नॉर्मली होती है कोई शेडो नहीं आ रहा। तो इसको अनलिमिटेड शेड्स में डिटेल से बताऊंगा कि पिच को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटररो स्पेसिंग, पैनल का जो सरफेस होती है, जो प्रोजेक्शन होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्राउंड जो सी है वो हमारे पास 0.25 की एल्बिडो है, इसको ओके कर दिया मैंने। अच्छा, अब अनलिमिटेड शेड्स में दोबारा हम गए और 0.25। अच्छा, इधर ये मैसेज दे रहा है कि योर पीवी सिस्टम इज नॉट suited फॉर द बाइफिशियल 2D मॉडल computation in the 3D scene. The pitch between tables can not be zero. This happens if you align tables are defined only for single use. इसका ये मतलब है कि अभी हम जो वर्जन है ना वो अनलिमिटेड शेड्स का जो सा वो यूज़ नहीं कर रहे, तो उस केस में हम बाइफिशियलिटी ऑफ रखते हैं। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगी उसमें मैं इस पॉइंट को सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि हम बाइफिशियल मॉड्यूल को किस तरीके से हम डील करेंगे। अभी उसका मैसेज ये है कि या आप 3D प्रॉपर परफॉर्म करें या अनलिमिटेड शेड्स में जाएं, ताकि आप प्रॉपर पिच हमें बताएं, उसकी कलेक्टर बैंडविड्थ बताएं, और उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपकी कितनी पिच होनी चाहिए। असल में वो चीज़ मैं बताऊँ, हम बताएंगे वर्किंग करके। तो अभी इस चीज़ को ऑफ कर देते हैं। वेल सो हमारे पास कोई भी इस वक्त वार्निंग या क्वेश्चन नहीं है, हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। इसको ओके कर दिया, इसको साथ में हमने सेव भी करते जाना है। अच्छा, अब आ जाए डिटेल लॉसेस में, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले थर्मल पैरामीटर आ जाता है। थर्मल पैरामीटर में हम देखते हैं कि थर्मल लॉस फैक्टर हमने क्या रखना है, वो डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड कौन सी है, आपकी ग्राउंड है, इन्वर्टेड बीम है, शेल रूफ है, फ्लश माउंट है, वॉल माउंटेड है। तो उसकी बेस पे हम उसका थर्मल लॉस फैक्टर डिफाइन करते हैं। फिर कांस्टेंट लॉस फैक्टर यूसी वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड हो जाता है जब हम फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, और विंड लॉस फैक्टर इसमें ज़ीरो ही हम रखते हैं। अच्छा, अब मेरे पास फ्री माउंटेड मॉड्यूल्स है। एयर सर्कुलेशन मीन्स के पैनल 15 डिग्री टिल्टेड है और एयर सर्कुलेट इजीली कर रही है। ये फ्लश माउंट नहीं है कि अगर मेरे पास फ्लश माउंट है तो इंटीग्रेशन विथ फुली इंसुलेटेड बैक पे क्लिक करूंगा। अगर मेरे पास शेल रूफ है, डोम्स है, तो मैं इस डोम पे चेक मार्क करूंगा। अगर मेरे पास एयर जो सी है वो
प्रॉपर तरीके से फ्रीली, ना तो एयर सर्कुलेटेड हो रही है और पीछे एच वैक्स वगैरह पड़े हुए हैं, और ना तो रूफ जो सी पैनल्स की सरफेस के साथ फ्लश्ड है, तो उस केस में फिर सेमी इंटीग्रेटेड विद एयर डक्ट मैनेजमेंट किसी हद तक जो एयर है उसका सर्कुलेट होती रहेगी। तो अभी मेरे पास फ्री माउंटेड मॉड्यूल्स विद एयर सर्कुलेशन, मैं इस पर चेक मार करूंगा। ओहमिक लॉसिस, इसमें डीसी वैल्यू, आप लॉसिस जब आप प्रॉपर वोल्टेज ड्रॉप शीट तैयार करते हैं कि आपकी 4 mm बेस्ड ऑन डिस्टेंस, मीन्स के बेस्ड ऑन वोल्टेज ड्रॉप, उसको 4 mm करना है, 6 mm, 10 mm, 16 mm, तो फिर आप देखते हैं कि आप जो स्ट्रिंग है वो टर्मिनेशन पॉइंट तक इतना डिस्टेंस रखना है कि मेरे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 1.5 से बिलो होने चाहिए या 2% होने चाहिए। तो वो आप तब डिफाइन करेंगे, मीन्स कि आप उसकी प्रॉपर देखेंगे कि उसकी स्ट्रिंग की साइजिंग कितनी है, ठीक है, उस पर 4 mm यूज़ होनी है 6%। अब देखिए, अगर लेट्स सपोज मेरे पास 10 mm तक का डिस्टेंस है, मीन्स के 250 मीटर्स तक एक स्ट्रिंग का पूरा एक रन है, उसका रेस या कह लो सिंगल रूट है, और अगर मैं उस पे 10 mm यूज़ हो रही और मैं कह देता हूँ मैं 6 mm यूज़ करता हूँ, तो मेरे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़्यादा हो जाएंगे। उस केस में मुझे फिर mm² एक आगे करना पड़ेगा, क्योंकि जिस जिस तरह हम सोर्स से अवे मूव होते जाते हैं हमारे पास जो लॉसेस है वो बढ़ते जाते हैं, मीन्स के वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा बढ़ते हैं और इंसुलेशन डैमेज होती है, फिर शॉर्ट सर्किट भी होता है। तो मैंने वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर कर ली, ये 2% तक है। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज, अब मेरे पास सिलिकॉन डायोड है तो इसके 0.7 वोल्टेज होंगे। अगर मेरे पास जो दूसरा डायोड होता है जर्मीनियम, तो उसके 0.3 वोल्ट्स होते हैं। तो आमतौर पर हम 0.7 सिलिकॉन ही करते हैं। एसी सर्किट होम लॉसेस, आपकी जो इन लेंथ इन्वर्टर टू इंजेक्शन, इन्वर्टर टू जो पैचिंग पॉइंट है, यानी कि इन्वर्टर जहाँ आपका लगा हुआ है वहाँ से जो आपका एलवी पैनल पड़ा हुआ है वो कितना डिस्टेंस है, तो वो आपने बताना है ऑन एवरेज। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 10 मीटर है लेंथ, ये वो लेंथ है जो कि आप मीटर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि इन्वर्टर से एलवी पैनल तक है, या इसको हम सोलर कैबिनेट भी कहते हैं, इसको हम मेन एसी फील्ड कंबाइनर बॉक्स भी कहते हैं, इसके डिफरेंट नाम है। मेन एसी फील्ड कंबाइनर बॉक्स या एलवी पैनल, या फिर हम इसको कह देते हैं सोलर पैनल, ठीक है, सोलर पैनल, मेन एसी फील्ड कंबाइनर बॉक्स, डिफरेंट इसकी टोपोलॉजीज, मीन्स डिफरेंट नेम्स है इसके। तो ये वो लेंथ है जो एक इन्वर्टर जहाँ लगा हुआ है 30 किलोवाट का जो हुआवे का इन्वर्टर है वहाँ से इसकी जो डीबी है जहाँ पे इंजेक्ट करनी है पावर, वो कितनी है, मतलब वो लेंथ असल में लिखी जा रही है कि लेंथ इन्वर्टर टू इंजेक्शन। अब इसमें 10 मीटर, अब देखें इसमें जो अगली वीडियोस में मैं इसको डिटेल से बताऊंगा। अभी जस्ट मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ। लेकिन जब हम C&I में देखते हैं ना, तो एलवी पैनल्स, जो इन्वर्टर रूम है वहाँ हम एलवी पैनल रखते हैं, मेन एसी फील्ड कंबाइनर बॉक्स। एक वो डिस्टेंस होता है, लेट्स सपोज मेरा 115 किलोवाट का हुआवे इन्वर्टर है और मैं इस पे कॉपर XLPE PVC 3.5 कोर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये होगी 70 mm²। अगर मैं कॉपर PVC/PVC यूज़ करता हूँ तो मैं 95 mm भी यूज़ कर सकता हूँ बेस्ड ऑन डिस्टेंस। अच्छा, अब मैंने 70 mm² 3.5 कोर कॉपर XLPE LVAC केबल यूज़ कर ली, जो 6.6/1 kV तक की रेटेड है। उसके बाद फिर क्या आएगा, एलवी पैनल के बाद क्लाइंट की एलटी। अब क्लाइंट की एलटी किधर है, क्लाइंट का भी मेन ब्रेकर जहाँ हमने पैचिंग करनी है, पैचिंग पॉइंट या टर्मिनेशन पॉइंट। तो एलवी पैनल क्या है, बेसिकली वो सीरीज में ही है कि आपका अगर 115 किलोवाट का इन्वर्टर है और उसके लिए मैं 70 mm कॉपर XLPE PVC 3.5 को 400 वोल्ट्स जो रेटेड है वो यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी रेटेड वोल्टेज 0.6/1 kV तक है, और उसमें एलवी पैनल फिर इन ब्रेकर आ जाएगा जो कि 250 एम्पियर्स का होगा, MCCB ब्रेकर। अब चूंकि 3.5 को यूज़ कर रहा हूँ तो वो 4 पोल ब्रेकर होगा। अब अगर 10 इन्वर्टर्स हैं तो 10 मेरे पास इन्वर्टर ब्रेकर्स होंगे, जिनको हम MCCB AC आउटपुट ब्रेकर्स भी कहते हैं। उन सब का कंट्रोल होगा मेन ब्रेकर के पास, जो MCCB भी हो सकता है, ACB भी हो सकता है। वो विद मोटराइज मैकेनिज्म है या नॉन मोटराइज्ड है, वो एक अलग चीज़ है। UVT वगैरह जो अंडर वोल्टेज रिलेस डाल देती है या शंट कॉइल होती है। फिर ये ब्रेकर एज अ सीरीज कर रहा है, लेकिन उसके बाद फिर आगे केबल्स भी जाती हैं क्लाइंट की एलटी तक। अब एलटी लेट्स पर 10 मीटर और आगे पड़ी हुई है, क्योंकि हमने क्लाइंट की एलटी के मेन ब्रेकर की इनकमिंग में हमने सिस्टम की पैचिंग करनी है। तो ये वो बेसिकली डिस्टेंस होता है। अब इसमें पीवी सिस्टम में इतने ज़्यादा टैब्स नहीं है कि अगर मैं 10 इन्वर्टर यूज़ कर रहा हूँ
तो मैं प्लस 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 करता हुआ वो 10 टैब यूज़ कर लूँ, तो फिर इधर ऑन एवरेज देखी जाती है। ऑन एवरेज मतलब ये कि आपका जो फारदेस्ट इन्वर्टर है वो क्लाइंट की एलटी के मेन ब्रेकर से कितना दूर है, और करीब 3 इन्वर्टर कितना है। तो मैक्सिमम और जो मिनिमम है उसकी फिर ऑन एवरेज लेंथ देखी जाती है, वो बेसिकली इधर करते हैं। इस चीज़ को मैं डिटेल से अगली वीडियो में स्टडी करवाऊंगा। अभी ये तो खैर हम रेजिडेंशियल के लिए करें या सम सॉर्ट ऑफ कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए करें, वरना ये तब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यूज़ करने वाली, कि ये लेंथ जो सी इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। बेसिकली हमने इधर एसी लॉसेस डिफाइन करने थे कि ये लेंथ इन्वर्टर टू इंजेक्शन मीन्स कि जो आप लेंथ इधर प्रोवाइड करेंगे ना, लेट्स सपोज वो 10 मीटर्स है, यानी मीटर्स में प्रोवाइड करें, वो बेसिकली इन्वर्टर से एलवी पैनल और एलवी पैनल से क्लाइंट की एलटी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब आमतौर पे ये होता है कि हम जो मेन ब्रेकर इधर यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसके बाद हम सिंगल कोर के कंडक्टर्स यूज़ करने लग जाते हैं। कि जैसा लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सिंगल कोर 240 mm स्क्वायर के 2 कंडक्टर्स पर फेज़ है, तो अगर मेरे पास 3 रन होंगे तो 6 कंडक्टर्स पर फेज़ है। और हाफ न्यूट्रल, तो अगर 240 यूज़ कर रहा हूँ तो 120 mm स्क्वायर के फिर उतने कंडक्टर्स आएंगे। इसकी सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊँगा आपको, ठीक है। अभी आपने बस ये करना है कि डिस्टेंस 70 mm से मैं क्लाइंट की एलटी के मेन ब्रेकर तक कैसे लेके जाता हूँ, या इन अदर वर्ड्स, अब चूंकि ये रेजिडेंशियल की साइड के हवाले से ही पीवी सिस्टम है, तो ये मैं कहूँगा कि इन्वर्टर से जो घर में एसीडीबी लगी होती है, जो मेन ब्रेकर उधर एमसीसीबी लगा होता है, वहाँ तक कितना डिस्टेंस है। बेसिकली ये इन चीज़ों को हम डिटेल से देखेंगे। ये तो भी एक फर्स्ट वीडियो लेक्चर था कंप्लीट नई पीवी सिस्ट पे मीडियोनॉम 8.2 के साथ, तो मैं लेक्चर को डिटेल में नहीं करना चाह रहा, वरना इस पर डिटेल से हम देखेंगे चीज़ों को, कैट पे, स्केचअप पे, हीलियो पे, सब एनालिटिकली उसकी लोड फ्लो स्टडीज़ करेंगे और देखेंगे फिर पीवी सिस्ट की क्या सिग्निफिकेंस है। खैर, तो 10 मीटर पे हमने, अब इधर भी आज चीज़ आ जाती है, आपने पर इन्वर्टर के हिसाब से करनी है, होल सिस्टम में नहीं करनी। होल सिस्टम में फिर ये वायर भी, अभी तो 10 mm स्क्वेयर हम यूज़ कर सकते हैं, इवन 6 mm भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है 10 mm चूँकि स्टैंडर्ड को जो से ना उसको करेंगे, स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके, और कॉपर कंडक्टर यूज़ कर रहे थे। अब एक चीज़ इसमें फिर सी एंड आई में हम जा रहे हैं कि जो एलवी साइड होती है उस पर हम कॉपर प्रेफर करते हैं, यूज़ ही हम कॉपर करते हैं कंडक्टर, लेकिन जो होती है एमबी साइड उस पर हम एलुमिनियम कंडक्टर यूज़ करते हैं, ACSR, एलुमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, जैसा ऑस्प्रे हो गया, रैबिट हो गया, डोग हो गया। तो ये एलुमिनियम कंडक्टर्स हम यूज़ करें तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स या वो हेड से ले जाएं, मेनली ओवरहेड से ही जा रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल पोल्स लगा के 11 kV पावर हाउस तक, तो उन चीज़ों को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इसी तरह फिर ट्रांसफार्मर्स में 11 kV की लाइन है, हम हमें पता है कि जो मेन लाइन वोल्टेज है जो वापडा साइड से आ रही है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन साइड से आ रही है, 11 kV की लाइन है। जब हम एमवी टर्मिनेशन पे जाएंगे इस चीज़ को डिटेल से स्टडी करेंगे, और फिर उसकी वायर क्या होगी, ठीक है। 35 mm 25 mm तो होगी, लेकिन वो एमवी रेटेड होगी 11 kV तक। और फिर आयरन लॉसेस, नो लोड लॉसेस, वो कितने होंगे, ये अराउंड 0.10 होते हैं। और इसकी डाटा शीट से देखेंगे कैसे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। कॉपर लॉसेस मीन्स के I2R लॉसेस, रेजिस्टिव लॉसेस, लोड लॉसेस भी इसे कहते हैं, वो कितने होंगे। इन चीज़ों को डिटेल से हम स्टडी करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा। मॉड्यूल क्वालिटी -0.4% रख लें आप, और LID लॉस फैक्टर। अब जो अच्छा, ओमिक लॉसेस पे आपने अप्लाई टू सब रेस कर दें लॉस फ्रैक्शन एट STC। मॉड्यूल क्वालिटी LID मिसमैच। LID होता है लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, यानी कि फर्स्ट ऑपरेटिंग आवर्स में जब सोलर पैनल एक्सपोज करते हैं ना सनलाइट से, क्योंकि पहले लैब में टेस्ट करवाए जा रहे थे, तो जो एक मोलिकुलर डिस्टर्बेंस आती है, असल में वो LID लॉसेस होती है, डिग्रेडेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मटेरियल्स, क्योंकि क्रिस्टलाइन के बने होते हैं इन द फर्स्ट ऑपरेटिंग आवर्स विद रिस्पेक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग फ्लैश टेस्ट STC वैल्यूज। यानी जो लैब में हम STC वैल्यूज यानी स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशंस पे जो फ्लैश टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उससे कितना डेविएट करते हैं जब हम असल में सनलाइट का एक्सपोजर मिलता है सोलर पैनल्स को, तो जो फर्स्ट ऑपरेटिंग वो होते हैं लाइट इंड्यूस, ये 1% से भी कम होते हैं, आप खैर 1% कर लें। पावर लॉस एट MPPT, जो MPPT ट्रैकर पे भी कुछ लॉसेस होते हैं, कन्वर्जन लॉसेस, उसे कह लें जो DC से AC साइड पे कर रहे होते हैं, वो आप रख लें
2%। डिफॉल्ट पे रख लें, ये इतने मतलब ज़्यादा नहीं होते, ये वही होते हैं जो डीसी को एसी में कर रहे थे। मॉड्यूल मिस मैचिंग लॉसेस और पावर लॉस स्ट्रिंग वोल्टेज ये 0.1 कर लें हम। और यही सब जितनी भी मेरे पास अरेज हैं। अच्छा, अरेज स्ट्रिंग्स में तो आपको चीज़ अंडरस्टैंड होनी चाहिए। स्ट्रिंग बेसिकली कहते हैं सीरीज कनेक्टेड पैनल्स को, कि पैनल्स सीरीज में कनेक्ट है, वो चाहे लीप फ्रॉग वायरिंग से है या डेजी चेन से है। अच्छा, इसको भी मैं डिटेल से कैड पे बताऊंगा आपको। जिस तरह लीप फ्रॉग में हमें पता है कि जहाँ से पॉजिटिव आना है वहीं से नेगेटिव आना है। डेजी चेन एंड टू एंड होती है, अगर पॉजिटिव मेरा इस साइड से है तो जो नेगेटिव होगा वो जस्ट स्ट्रिंग खत्म हो रही वहां से आएगा। और ये डिपेंड करता है कि पैनल की वायरिंग शॉर्ट है कि लॉन्ग है, इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, सॉइलिंग लॉसेस आपने ये देखना है कि जिस जगह पे आप अपने सोलर पैनल को इंस्टॉल कर रहे हैं वो कोई ऐसा एरिया तो नहीं है इंडस्ट्रियल कि जहाँ लेयर्स ऑफ डस्ट बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा डस्टी एरियाज है, तो ये आपको उधर करने। तो ये आप रख लें 3%, डिफ़ॉल्ट पे सेट कर लें। और अगर कोई बहुत ही क्लीन एरिया है और बहुत ही जो सा वो डस्ट प्रूफ एरिया है, आप किसी ऐसे अर्बन एरिया में रहते हैं, तो ये 1% भी आप कर सकते हैं। ये एरिया मतलब जिस जगह पे आपने सिमुलेट करनी है, जब आप साइट का सर्वे करते हैं तो फिर इन चीज़ों को देखते हैं कि वो किस किस टाइप का एरिया है, तो बेसिकली तब आप लॉस फैक्टर करते हैं। आईएम लॉसेस इसको हम डिटेल से देखेंगे जब हम C&I पे सिमुलेट करेंगे कि आईएम लॉसेस होते हैं इंसिडेंस एंगल मॉडिफायर। कि जब बीम उस पर प्रोजेक्ट होती है और उसमें एंगल में जो चेंज आता है, असल में वो होता है मतलब एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके एंगल में चेंज आता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में रिफ्लेक्शन, रेफ्लेक्शन, डायफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ये चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे। फिर ऑक्सिलरीज आ जाती हैं कि आपका जो कंट्रोल रूम है उसमें जो आपने फैंस वगैरह चलाने हैं, ये खैर रेजिडेंशियल में ही होता है, इंडस्ट्रियल में होता है, इसको हम डिटेल से देखेंगे कि वहीं से हम जो कंट्रोल रूम होता है उसमें फैंस, एयर कंडीशंस जो लगे होते हैं, और इन्वर्टर के लिए कूलिंग, जो डेजर्ट कूलर्स या कूलिंग पर्पस किया होता है उनके लिए उसी सोलर सिस्टम से कितनी वो एनर्जी कंज्यूम करें। फिर एजिंग फैक्टर, अनअवेलेबिलिटी, कि आपका पूरे साल में आप सिस्टम O&M भी देना, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो एनुअली कितने डेज तक आपका सिस्टम शट डाउन रहेगी। मतलब एनुअल एनुअल जो मेंटेनेंस होती है, ये कभी कभार फॉल्ट आ जाता है तो फॉल्ट को ट्रेस करने के लिए जो सिस्टम को शट डाउन ली जाती है वो कितने डेज की होगी। लेट्स सपोज 3 डेज भी हो सकती है, 7 डेज भी हो सकती है, डिपेंड कि आपकी इंडस्ट्री किस टाइप की है। अब चूंकि ये रेजिडेंशियल है तो इसमें आप 3 डेज की भी रख लें एनफ है। इसको ओके करते हैं। अच्छा, जो आपने पहले पार्ट में सारा डिटेल देखा कि मैंने आपको सिस्टम ओरिएंटेशन पे सारी ब्रीफिंग दी, फिर सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रिंग को कैसे डिज़ाइन करते हैं बेस्ड ऑन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ VOC, डिटेल लॉसेस को कैसे कंसीडर करते हैं, जिसमें हमने सारा डिटेल से देखा कि थर्मल पैरामीटर, ओहमिक लॉसेस, इसी तरह मॉड्यूल, LID मिसमैच, सोलिंग लॉसेस, IM लॉसेस, ऑक्सिलरीज, एजिंग, अनअवेलेबिलिटी एंड स्पेक्ट्रल करेक्शन। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें हमने सारा डिटेल से देखा हमने। अब इसको हमने सिमुलेट करना है। सिमुलेट करने के बाद फिर देखते हैं कि इसकी जो प्रोबेबिलिस्टिक कर्व बनती है, गॉसियन कर्व, जिस पे हम सेट करते हैं कि इतनी प्रोबेबिलिटी होगी तो कितनी इस पे एनुअल प्रोडक्शन होगी, कितनी स्पेसिफिक प्रोडक्शन होगी, परफॉर्मेंस रेशियो क्या होगी। तो इसमें फिर ये चीज़ें हमने देखनी है। इसको रन सिमुलेट करता हूँ। अच्छा, आपने ना इस पे आवरली सिमुलेशन करनी है। आवर सिमुलेशन में हमें डिटेल्ड में फिर ना ग्राफ, आवरली ग्राफ मिलते हैं। अच्छा, अब ये देखें, इसमें आपको ना ये सारा मेंशन है। प्रोजेक्ट नेम क्या है, साइट नेम, सिस्टम टाइप ग्रिड कनेक्टेड ऑन ग्रिड सिस्टम, ये सिमुलेट कब हुई है 12/31, ठीक है। और जेनेरिक वेदर डाटा, PV मॉड्यूल, ये सारा, पैनल का मॉडल क्या है, नॉमिनल पावर कितनी है, ठीक है। फिर MPPT वोल्टेज। अच्छा, ये नॉमिनल पावर आपको आ रही है, ये सब फील्ड 1 में, जिसमें 2 MPPTs है, नंबर ऑफ MPPTs 2 है। इसी तरह जब दूसरे में आएंगे तो नॉमिनल पावर 18.7 आ रही है इन 2 MPTs के लिए, ठीक है।
और ये सारा। अच्छा, इसमें आपको ये 50% प्रोबेबिलिटी भी आ रही है। सिस्टम प्रोडक्शन, स्पेसिफिक प्रोडक्शन परफॉर्मेंस रेशो 82.8% है। नॉर्मलाइज्ड नॉर्मलाइज्ड प्रोडक्शन, नॉर्मलाइज्ड प्रोडक्शन, अरे लॉसेस और सिस्टम लॉसेस, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन है। अब आपने इसको सेव करना है, और सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देना। एनर्जी मैनेजमेंट में आते हैं, P50 P90 एस्टिमेशन में आके हमें एक P50 पे, एक 75 पे वैल्यू चाहिए, 50 पे तो ऑलरेडी वो प्लॉटेड है, और एक चाहिए हमें P90 पे, कि 90% प्रोबेबिलिटी है कि एनुअल प्रोडक्शन आ रही है 45.49, और 75 पे आ रही है 49.95, इतने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। मतलब कि पूरे साल में जो यूनिट्स ये प्रोजेक्ट कैपेसिटी, यानी जो 36 पॉइंट समथिंग है, वो इतने यूनिट्स आपको देगी। और इसमें जो वेरिएबिलिटी है, वो इतनी यूनिट्स की वेरिएबिलिटी है, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर फैक्टर्स, डिपेंडिंग ऑन लॉसेस। ये प्रोबेबिलिटी कर्व है, और ये जो सी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मेनली हमें ये चीज़ चाहिए होती है। तो इस पे रिपोर्ट पे हम क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास रिपोर्ट आ गई। अब डिटेल रिजल्ट्स को भी हम स्टडी करेंगे, और एडवांस सिमुलेशन को भी हम देखेंगे। लेकिन अभी चूंकि ये रेजिडेंशियल साइट थी, तो इसलिए इसका पार्ट टू यहीं तक ही क्लोज है। अब रिपोर्ट को हम देखते हैं, और बाकी जब C&I इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, उसमें फिर हम देखेंगे डिटेल रिजल्ट्स और एडवांस सिमुलेशंस को, और आवरली ग्राफ्स को भी देखेंगे। तो ये हमारी जो रिपोर्ट है सिमुलेट होके आई है। इसमें सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा, वेरिएंट जो आपने डिफाइन किया होगा, और नो 3D सीन डिफाइन, नो शेडिंग। मीन्स कि आपने इसमें जो रिपोर्ट की है वो 3D के बगैर की है। मतलब कि जो हम इसमें इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं, असल में जो 3D हम बनाते हैं, या जो उस पर वर्किंग करते हैं, वो चीज़ नहीं है। हमने जस्ट उसको सारे पैरामीटर्स डिफाइन किए, लेकिन उस पर 3D परफॉर्म नहीं की। तो इसका भी वीडियो लेक्चर मैं बनाऊंगा, जिस पे हम डिटेल से 3D पे भी वर्किंग करेंगे, कि भी टाइम आपको सारी चीज़ें डिटेल से मैं बताऊंगा। ओके, सो सबसे पहले आ जाती है प्रोजेक्ट समरी। अच्छा, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, ओवरराइट हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि जो साइट का नेम है वो ज़्यादा है, लेंथ में ज़्यादा है। तो हाँ, ये एक छोटी लिमिटेशन है। तो आपने नेम इस तरीके से मैनेज करना है कि इसको क्रॉस ओवर ना करे लैटिट्यूड को। और अगर कर भी जाता है तो कोई इसमें मतलब चीज़ नहीं है, आपकी साइट जो है सा वो नेम क्लियर होना चाहिए। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, आल्टीट्यूड और टाइम जोन, ये आपको मेंशन है। UTC, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट +5। एल्बिडो, जो अपने प्रोजेक्ट सेटिंग में जाकर डिफाइन किया था, 0.25, क्योंकि हमारी कंक्रीट सरफेस है। वेदर डाटा, मीडियनोम 8.2 है, जो न्यू रिलीज है, उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। ओके, सो सिस्टम समरी में टिल्ट एजीमथ इधर मेंशन है, और यूजर नीड्स अनलिमिटेड लोड है। मींस के ग्रिड साइड पे हम ग्रिड से सिंक्रोनाइज्ड है। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, सिस्टम जो हमारा PV सिस्टम है, उसमें मेंशन है टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स 62 यूनिट्स। और पी नॉम जो DC कैपेसिटी है वो 36.3 किलोवाट पीक है। इसी तरह इन्वर्टर्स में नंबर ऑफ यूनिट्स, मीन्स के नंबर ऑफ इन्वर्टर्स, वो 1 है। और टोटल पावर जो AC है वो 30 है, और 21% ये लोडेड है, जो हमने पिछली वीडियो लेक्चर में डिटेल से देखा है। इसी तरह रिजल्ट समरी में एनुअल प्रोडक्शन आपकी इतने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, 48,567। और स्पेसिफिक प्रोडक्शन मतलब कि एनुअली पर किलोवाट इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब ऑब्वियसली जितना सिस्टम साइज होगा मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आपको आ जाएगा कि एनुअली टोटल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो ये है 48,567। मीन्स कि आप इसको प्रोजेक्ट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी प्रोड्यूस्ड एनर्जी मीन्स की एनुअल प्रोडक्शन आ जाएगी। और इसकी जो परफॉर्मेंस रेशियो 82.7% है। मीन्स के जितनी एनर्जी ग्रिड को इंजेक्ट हो रही है डिवाइडेड बाय
जो आपकी प्रोजेक्ट कैपेसिटी है मल्टीप्लाई बाय जो ग्लोबल इफेक्टिव है, तो उस रेशो को हम कहते हैं परफॉर्मेंस रेशो। ओके, सो इसमें वही अगेन चीज़ जनरल पैरामीटर्स आ गए, और ये वो सारा जो हमने वीडियो लेक्चर में देखा कि हम अरे वन डिफाइन की, उसमें पैनल्स 30 थे, फिर उसकी जो प्रोजेक्ट कैपेसिटी पीवी है वो इतनी है, दो स्ट्रिंग बनाई 15 की, दो स्ट्रिंग हमने 16 पैनल्स की बनाई है। 50 डिग्री सेल्सियस पे आप देख रहे हैं कि ये सारे पैरामीटर्स है कि वोल्टेज कितने हैं, पावर कितनी है, वोल्टेज कितना है, करंट कितना है। ये पी नॉम डीसी बाई सी रेशियो 1.25 है, और इसमें टोटल पावर ये वही है, 30 किलोवाट इन्वर्टर है, 1 यूनिट हमने किया है, और 21% ऑन एवरेज लोडेड है। नो पावर शेयरिंग मीन्स कि हमने मल्टी एमपीपीटी फीचर यूज़ किया, मतलब इंडिपेंडेंट एमपीपीटी को यूज़ किया। अगर हम पावर शेयरिंग में करते, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में दो पॉइंट्स बताए थे, कि आप मल्टी एमपीपीटी फीचर यूज़ करें, या फिर आप एक ही इन्वर्टर को लेके चलें, मतलब स्केलर मल्टीपल ऑफ इन्वर्टर्स। अरे लॉसेस 3% डिपेंड कि आपकी पीवी इंस्टॉलेशन किस एरिया में है, थर्मल लॉस फैक्टर आपकी फील्ड किस टाइप की है, फिर एल आई डी मॉड्यूल क्वालिटी लॉस, मॉड्यूल मिसमैच लॉसेस, स्ट्रिंग मिसमैच लॉसेस को देखा, आई एम लॉसेस देखे, डीसी वायरिंग लॉसेस, ये मैंने आपको बताया था कि बेस्ड ऑन वोल्टेज ड्रॉप, क्या 4 mm 6 mm 10 mm 16 mm, जितना सोर्स से अवे मूव करते जाएंगे उतने आपके वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होंगे, इनफैक्ट हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अनअवेलेबिलिटी, अनअवेलेबिलिटी मीन्स कि आपकी जो पीरियोडिक शटडाउन आती है या कोई मेंटेनेंस आती है, तो उस पे आपको कितने डेज शटडाउन लेना पड़ता है, तो ये अनअवेलेबिलिटी है, 3 दिन की है एनुअली। फिर एसी वायरिंग लॉसेस के 400 वोल्ट्स का आपका सिस्टम है, इन्वर्टर वोल्टेज, जिस हवावे का 330 KTL है, उसके 800 वोल्ट्स है ग्रिड वोल्टेज। और जो बाकी जो थ्री फेस जो सिंगल फेस सिस्टम है उनके 400 वोल्ट्स है। इन्वर्टर हम जो यूज़ कर रहे हैं 30 किलोवाट का M3 मॉडल, तो उसको 10 mm हम यूज़ कर रहे हैं, केबल का साइज़ है, और ये थ्री फेस सिस्टम है, थ्री वायर है वो, बेसिकली थ्री वायर है, थ्री कोर कह लो, थ्री वायर कह लो, और उसका एक सिंगल रन ही यूज़ कर रहे हैं, सिंगल कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। और वायर की लेंथ हमने 10 मीटर कंसिडर की है, जो कि लेंथ इन्वर्टर टू इंजेक्शन तक है। इंजेक्शन पॉइंट मतलब टर्मिनेशन पैचिंग पॉइंट। ये आपके पास नॉर्मलाइज प्रोडक्शन आ गया, परफॉर्मेंस रेशो मंथली वाइज है, और ये आपको सारा डाटा ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडिएशन जो हमने स्टडी की थी, कि अगर आपका 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, मीन्स के 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर विड्थ है, उस 1 मीटर स्क्वायर में जितनी अमाउंट एनर्जी की प्रोजेक्ट करती है, ठीक है, तो वो बेसिकली आपकी मंथली वाइज सारी है, और ये ऑन एवरेज है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज रेडिएशन, एम्बिएंट टेम्परेचर, फिर ग्रिड को कितनी इंजेक्ट हो रही है, अरे को कितनी एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है, ग्लोबल इफेक्टिव कितनी है, ग्लोबल इंसिडेंट कलेक्टर की सरफेस पे कितनी पड़ रही है, सारा लिखा भी हुआ। फिर इसमें लॉसेस, कि आपके जीएचआई के लॉसेस कितने हैं, सोलिंग लॉसेस, आईएम लॉसेस, ये सारे ऊपर डिफाइन किए हुए हैं। पीवी लॉस ड्यू टू रेडिएशन लेवल, मॉड्यूल क्वालिटी लॉसेस, ये सारे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसको डिटेल से देखे हुए हैं, कि हम इनकी वैल्यूज़ को किस वे से डिफाइन करते हैं। ओमिक लॉसेस, वायरिंग जिसमें एसीडीसी लॉसेस भी आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें। नाइट कंजम्पशन जो फैंस वगैरह इन्वर्टर के होते हैं। अनअवेलेबिलिटी, जो 3 डेज की अनअवेलेबिलिटी ली थी, उस पर कितने परसेंट का लॉस आ रहा है, ग्रिड को कितनी इंजेक्ट हो रही है, इन सब के बाद वो आ जाती है 48, मतलब इतने यूनिट्स, 48,567 यूनिट्स ग्रिड को इंजेक्ट हो रहे हैं। फिर ये सारे ग्राफ हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, और ये आपकी बेसिकली 50% प्रोबेबिलिटी है कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, 48,570 किलोवाट आवर, या 48.57 मेगावाट आवर। और 75% प्रोबेबिलिटी है कि आपकी 46,950 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और 90% प्रोबेबिलिटी कि आपके 45,490 किलोवाट आवर, यानी कि इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट पीवी सिस्ट फॉर रेजिडेंशियल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम C&I 3 to 6 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट को डिटेल से देखेंगे,
उसकी सारी स्ट्रिंग साइजिंग, डिटेल लॉसेस और कुछ टेक्निकलिटीज हैं उनको भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स। और इसके साथ साथ मैं पीवी सिस्ट के साथ स्केचअप, हीलियोस्कोप, पीवी सिस्ट, पीवी सोल और दूसरे सॉफ्टवेयर जितने भी हैं स्केचअप के, उन सब पे मैं लेक्चर्स अपलोड करो। तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करें आपको किस टाइप का वीडियो लेक्चर चाहिए, सोलर से रिगार्डिंग या ऑटोमेशन से रिगार्डिंग। तो मैं विद टाइम वो करता हूँ, मेरा मेनली फोकस उस पर। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।